सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, अभी आप लोगों के क्वार्टरली एग्जाम चल रहे थे और बहुत से पेपर आपके खत्म हो चुके हैं। अभी बीच में मैंने पिछले एक सप्ताह से कोई वीडियो नहीं बनाया है। कारण ये था कि बच्चों के पास इसको पढ़ने का कोई टाइम नहीं मिलता। वो अपने एग्जाम वाले विषय के लिए पढ़ते या ये वाला, इसलिए इस समय ये वीडियो नहीं बनाए गए। पर आज से ये वीडियो बनाना कंटिन्यू कर रहा हूँ। फिर से हमने जहाँ अपने कोर्स को छोड़ा था वहाँ से आगे हम बढ़ रहे हैं। बच्चों, हम देख रहे हैं अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। हमने पिछले लेक्चर में लॉरेंज बल तक पढ़ लिया था। हमने देखा था कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस लॉरेंज बल का हमने मान देखा था। लॉरेंज बल, तो लॉरेंज बल का मान हमारे पास था, क्या था बच्चों लॉरेंज बल का मान? तो लॉरेंज बल का मान था हमारे पास F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, ये इसका मान था। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दी थी एफ मैक्स, ए थी क्यू वी बी। इस बारे में हम पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी इतनी होती है, थीटा की वैल्यू 90 कर दो तो इतना होता है। बच्चों, हम यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है। वो मान लीजिए इस प्रकार से एक कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर फैला हुआ है, इस टाइप से। ठीक है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस द्वारा बनाते हैं और कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को डॉट द्वारा बनाते हैं, डॉट। तो मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें मान लीजिए आवेशित कण है, कोई आवेशित कण इसमें मान लो एंटर हो रहा है, इस पर आवेश क्यू है। अब अगर ये 90 का एंगल लगे तो इसकी दिशा तो अंदर की ओर है और ये ऐसा आ रहा है, तो दोनों के बीच में 90 का एंगल बनेगा। अब मान लीजिए 90 पर एंटर होता है, मैं सीधी 90 पर बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, परपेंडिकुलर एंटर होता है, 90 अंश के कोण पर प्रवेश करता है, तब उसका जो पथ है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वृत्ताकार हो जाता है। यानी वह चुंबकीय क्षेत्र के अंदर इस टाइप से वृत्ताकार पथ में घूमने लगता है। ये आप ध्यान रखना, कौन से पथ में घूमने लगता है? वृत्ताकार पथ में। माने ये बात आप याद रखना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ कैसा होगा? तो अपन बोलेंगे वृत्ताकार होगा। कैसा होगा बच्चों? वृत्ताकार होगा। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, इस पर ध्यान देना बच्चों। मैं इस तथ्य को यहाँ पर लिख रहा हूँ कि जब कोई आवेशित कण जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत का मतलब क्या होगा? 90 अंश के कोण पर लंबवत प्रवेश करता है, तब चुंबकीय क्षेत्र में उसका पथ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है बच्चों? वृत्ताकार होता है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। कैसा होता है बच्चों? वृत्ताकार होता है। अब अगर ये वृत्ताकार है तो अब आप जरा 11वीं क्लास में वृत्तीय गति वाली थ्योरी पर चलते हैं। हमने वहां पढ़ा था जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उस पर एक बल लगता है, या उसे वृत्तीय गति के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, जैसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर भी एक कहानी बनेगी। अगर आवेशित कण को हमने चुंबकीय क्षेत्र में एंटर किया है तो उसका पथ वृत्ताकार होगा। वृत्ताकार होगा तो उसके लिए क्या चाहिए पड़ेगा? ये अभिकेंद्रीय बल चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए पड़ेगा? तो यहाँ से अब एक नई कहानी शुरू होती है कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होता है। इस समय उसको वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, जो उसे लॉरेंज बल से प्राप्त होता है। ये लॉरेंज बल उसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अभिकेंद्र बल कितना काम करता है? हम जानते हैं यदि m द्रव्यमान का कोई कण
भी चाल से आर त्रिज्या के पथ में गति करे तो उस पर अभिकेंद्री बल होता है एम बी स्क्वायर बटे आर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संतुलन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जो लॉरेंज बल है इकाई के बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा लॉरेंज बल। ध्यान देना यहाँ से हमें क्या मिलेगा, लॉरेंज बल का सूत्र होगा क्यू वी वी के मैक्सिमम, और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान रखना है यहाँ पर बच्चों, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, वी यहाँ पर चाल है, एम आवेशित कण का द्रव्यमान है, आर वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, वृत्त में घूमेगा तो उसकी त्रिज्या होगी, और ये लॉरेंज बल है। अब अगर हम यहाँ से उसकी जो है चाल का सूत्र निकालना चाहें या त्रिज्या आदि के सूत्र निकालना चाहें तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से त्रिज्या का सूत्र चाहिए पड़ता है। तो मैं यहाँ देखना जरा, मैं आर के यहाँ गुणा करता हूँ, तो क्यू वी बी गुणित आर इक्वल टू आ जाएगा एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्यू वी बी को नीचे ले जाओ तो आर इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन क्यू बी बी। अब यहाँ पर बी से स्क्वायर कट जाएगा तो आर इक्वल टू आ गया एम इंटू वी बटे क्यू इंटू बी। इसको मैं समीकरण 1 दे देता हूँ। अब आप याद करो एम इंटू वी क्या है, एम इंटू वी द्रव्यमान गुणित वेग या चाल इक्वल टू होता है संवेग। तो संवेग होता है संवेग, इसको अपन लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम होता है। तो आर का सूत्र क्या बन जाएगा, इसलिए आर इक्वल टू आ जाएगा पी अपॉन क्यू इंटू बी। ये आवेशित कण की त्रिज्या का सूत्र है। जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होता है, और इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है पी अपॉन क्यू बी। कितनी होती है बच्चों, पी अपॉन क्यू बी या एम भी अपॉन क्यू बी। अब आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, आपको ये 2 नंबर में 3 नंबर में ये क्वेश्चन करने को आ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण की त्रिज्या का सूत्र प्राप्त कीजिए। तब आपको सूत्र प्राप्त करना होगा तो ये आएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से एक और देखें, क्यू आवेश है और बी चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, यानी कि बी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया और क्यू ऑल्सो कांस्टेंट है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि आर अनुक्रमानुपाती पी है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत या वृत्तीय गति करने वाले आवेशित कण की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये आपके लिए एक फैक्ट मिल गया, फैक्ट। ठीक है, मिल गया बच्चों, आपको ये फैक्ट मिल गया, ठीक है ना। क्या फैक्ट मिला कि चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करने वाले आवेशित कण की जो त्रिज्या होती है वो उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, उसके लीनियर मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपको ट्रू फॉल्स में, खाली स्थान में, जगह जगह आपको पूछा जा सकता है। और ये त्रिज्या का सूत्र है। तो हमने यहाँ पर इसकी त्रिज्या निकाल दी, ठीक है ना। अब त्रिज्या के बाद अब हम निकालेंगे उसका कोणीय वेग। यह है त्रिज्या का सूत्र। अब निकालते हैं उसका कोणीय वेग। कोणीय वेग को क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड निकालते हैं। कोणीय वेग बोलते हैं, कोणीय चाल बोलते हैं। चाल लिखना होता है तो का दिशा नहीं देंगे तो कोणीय चाल का सूत्र निकाल देते हैं इसका, ठीक है। कोणीय चाल तो हम जानते हैं v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, होता है ना। हमने वृत्तीय गति में कक्षा 11 में पढ़ा है, रेखीय चाल बराबर होता है कोणीय चाल गुणा त्रिज्या। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन आर। अब r की वैल्यू यहाँ से लिखो तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v अपॉन p अपॉन q इंटू बी। अब q इंटू बी को ऊपर ले जाओ तो ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा v इंटू क्यू बी अपॉन पी। अब p को वापस लिख दो एम भी, तो v इंटू क्यू बी बटे एम बी से भी कट गया। ओमेगा इक्वल टू आ गया क्यू इंटू बी बटे एम। ये है वो काय का सूत्र मिलता है जी, काय का सूत्र मिलेगा जो हमें, ये मिलेगा उसकी कोणीय चाल का। तो उसकी कोणीय चाल का सूत्र हमारे पास होता है बच्चों, कोणीय चाल का सूत्र हमारे पास होता है, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं।
चलो अलग से लिख देते हैं। तो हमारे पास कोणीय चाल का सूत्र मिला, नीचे दिख नहीं रहा है तो यहाँ लिख देते हैं। कोणीय चाल का सूत्र मिला ओमेगा बराबर Q इंटू बी अपॉन एम। ये उसकी कोणीय चाल का सूत्र है। का सूत्र है जो उसकी कोणीय चाल का। तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, और लंबवत प्रवेश करे तो उसका पथ वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार पथ की त्रिज्या होती है P अपॉन Q इंटू बी, और इसकी त्रिज्या संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है, उसका कोणीय चाल होती है QB अपॉन M। QB अपॉन M ये ध्यान रखना है, QB अपॉन M होती है। अब यहीं से हम इसका आवर्तकाल भी निकाल सकते हैं। आवर्तकाल, आवर्तकाल का सूत्र क्या होगा, तो आप याद करो आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल, टाइम ऑफ पीरियड। तो आवर्तकाल का सूत्र होगा T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। भाई आवर्तकाल मतलब समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर दूरी की जगह क्योंकि हमें आवर्तकाल चाहिए तो यहाँ पर हम लेंगे कोणीय विस्थापन बटे कोणीय वेग, विस्थापन माने दूरी हो गया और वेग मतलब चाल होगी, दूरी बटे चाल बराबर समय। तो ये हमारे पास 2 पाई बटे ओमेगा ये आवर्तकाल हो जाएगा। अब हमें आवर्तकाल निकालने के लिए काय का मान लिखना पड़ेगा बच्चों, ओमेगा का मान लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सही सूत्र है आप। तो हम यहाँ पर अब ओमेगा का मान लिखेंगे। तो ओमेगा का मान क्या है हमारे पास, ओमेगा का मान यहाँ से रख दो तो T इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अपन ओमेगा की वैल्यू कहती है कितनी है, QB अपॉन M। M ऊपर ले जाओ तो T इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई M अपॉन Q इंटू बी। ये आवर्तकाल का सूत्र है। तो वृत्तीय गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति करते कण के आवर्तकाल का सूत्र होता है 2 पाई M अपॉन Q इंटू बी। कितना होता है बच्चों, 2 पाई M अपॉन Q इंटू बी। M द्रव्यमान है उसका, Q आवेश है उस पर, और बी चुंबकीय क्षेत्र है। यहाँ से एक और बात अच्छी समझ में आती है, अब ध्यान रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ से पता चल रहा है कि T की जो वैल्यू है, T आवर्तकाल जो है, ये R तथा V पर निर्भर नहीं करता, R तथा V पर निर्भर नहीं करता। ये कितनी अच्छी बात बन को निकल के यहाँ मिलती है, फैक्ट है। इफेक्ट के तौर पर याद रखना है। क्या रखना है इफेक्ट के तौर पर याद, आपको क्या रखना है, आपको याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हुए आवेशित कण, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण क्या आवर्तकाल उसकी त्रिज्या और चाल पर निर्भर नहीं करता। यानी कि आवर्तकाल जो होगा, जैसे मान लीजिए उसका एक चक्कर लगाने मान लो 1 सेकंड ले रहा है वो, या 2 सेकंड ले रहा है, तो हर बार उतना ही लेगा वो, चुंबकीय तो वही आवेशित कण वही है, तो हर बार उतना ही लेगा। आवर्तकाल बदलेगा नहीं, अगर स्पीड बदलेगी तो अपने अब रेडियस इस प्रकार से बदल जाएगी कि आवर्तकाल कांस्टेंट रहेगी। अब ये हमारे पास कितनी चीजें निकल आई, ध्यान दो, त्रिज्या निकल आई, कोणीय चाल निकल आई, आवर्तकाल निकल आया। अब हमारे लिए निकालना है यहाँ पर इसकी आवृत्ति, आवृत्ति, अब इसकी आवृत्ति। अब आपको पता है आवृत्ति का सूत्र होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रम। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/T, ये आवर्तकाल का सूत्र है, सॉरी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। तो F, तो इसका उल्टा कर दो, इसलिए F इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/T, इसका उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे तो QB अपॉन 2 पाई M। तो ध्यान रखो ये है वो चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण की आवृत्ति कितनी होती है, कितनी होती है आवेशित कण की आवृत्ति, इसकी आवृत्ति होती है बच्चों Q इंटू बी अपॉन 2 पाई M, QB अपॉन 2 पाई M, तो उसकी आवृत्ति का सूत्र है। आप सबको समझ में आ गया होगा। हम निकालेंगे कण की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ये सूत्र क्यों निकाल रहे हैं आप समझ लो, क्योंकि ये सारे के सारे परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं कुछ ना कहीं से। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1/2 mv²। ये हमारे पास इसका सूत्र है। भी हमें भी की वैल्यू चाहिए है, तो बच्चों यहाँ पर आओ समीकरण 1 पर। तो यहाँ से भी का मान क्या निकलेगा, R QB अपॉन M नहीं निकलेगा,
यहाँ देखो जरा समीकरण 1 से, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से हमें b का मान कितना निकलेगा, b निकलेगा आर क्यू बी अपॉन एम, आर क्यू बी अपॉन एम। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ लिख दो, तो k इक्वल टू आ गया 1/2 एम, यहाँ पर आर क्यू बी अपॉन एम, इसका लगेगा स्क्वायर। जब स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे तो m से एक इसका तो कट जाएगा, तो आंसर आएगा ऊपर आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m, ये आंसर निकलेगा। ये उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। क्या का फार्मूला है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करते हुए आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी। अब के ई लिख दें या के लिख दें, आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। ये इसकी क्या का सूत्र है? गतिज ऊर्जा का सूत्र है। इस प्रकार से हमने क्या क्या निकाल दिया, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हमने सीखा कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण की गति पर हम पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या देखा कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण 90 डिग्री पर एंटर होता है, लंबवत प्रवेश करता है, ये देखिए, तब चुंबकीय क्षेत्र में उसका जो पथ है वो वृत्ताकार होता है। एक बात याद रखनी है, अगर ये पथ वृत्ताकार है तो इस समय उसको वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए पड़ेगा, तो वो लॉरेंज बल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लॉरेंज बल क्यू भी होगा, अभिकेंद्र बल एम बी स्क्वायर अपॉन आर चाहिए पड़ेगा। तो दोनों को मैंने सॉल्व किया तो आर मिला। ये काय का सूत्र है? ये है आवेशित कण की त्रिज्या का सूत्र। तो जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है तो उसकी त्रिज्या सूत्र से दी जाती है एम बी अपन क्यू बी, या एम बी को पी लिख दो, पी अपन क्यू बी, पी इसका संवेग कहलाएगा। और यहाँ से ये पता चल रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की त्रिज्या उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। कोणीय चाल चाहिए तो v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो यहाँ से ओमेगा बराबर v बटे आर, आर की वैल्यू लिख दी, तो उसकी कोणीय चाल का सूत्र निकला ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। ठीक है, अब आवर्तकाल का सूत्र चाहिए, आवर्तकाल t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू लिखी, इसको इन्वर्स कर दिया, ये आ गया, तो t इक्वल टू आ गया 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये हमारे पास आवर्तकाल का सूत्र। यहाँ से पता चल रहा है कि आवर्तकाल ना तो आर पर निर्भर करता है ना बी पर, ये परीक्षा में फैक्ट पूछा गया है। फिर निकालते इसकी आवृत्ति, आवृत्ति आवर्तकाल के वृत्तों को आवृत्ति बोलते हैं। तो f इक्वल टू क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, तो उसकी आवृत्ति का सूत्र निकल आया। अब चाहिए उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो यहाँ से निकल आई। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m। इस प्रकार से हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी तक का पूरा सिस्टम यहाँ पर सीख लिया। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो क्या स्थिति होती है। ठीक है, अब आगे बताते हैं। अब हम बच्चों सीखेंगे कि अगर वह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश ना करे, लंबवत प्रवेश ना करे तब क्या होगा? जैसे 90 पर प्रवेश करेगा तो उसका पथ वृत्ताकार होगा, ये हमने जान लिया। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये हमने जान लिया। लेकिन अगर वह चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश नहीं करता है, यदि चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश ना करे, लंबवत प्रवेश ना करे, लंबवत प्रवेश ना करे तो कैसा प्रवेश करेगा? मान लीजिए वह किसी न्यून कोण पर प्रवेश करता है, मान लीजिए उसका जो एंट्रिंग का जो कोण है वह 0, 90 और 180 को छोड़ करके प्रवेश ना करे, अर्थात 0, 90 और 180 पर प्रवेश ना करे के अतिरिक्त कोण पर प्रवेश करे। मतलब वो 0 पर प्रवेश नहीं करना चाहिए तो उसके पैरेलल हो गया, ये एंटी पैरेलल हो गया और ये 90 पर हो गया। मतलब लंबवत प्रवेश ना करे, किसी न्यून कोण पर प्रवेश करे, किसी अन्य, मतलब किसी न्यून कोण कह देते हैं, किसी न्यून कोण पर या इनके अलावा किसी कोण पर, चलो लंबवत प्रवेश ना करे, अन्य कोण पर करे, है ना, तब कण का जो पथ है, कण का पथ कुंडलीकृत होगा। कैसा होगा बच्चों? कण का पथ कैसा होगा, जल्दी बताओ। इस समय जो कण का पथ है वो कैसा हो जाएगा? कुंडलीकृत हो जाएगा, कुंडली। तब कण का पथ
कुंडलीकृत होगा, कुंडलीकृत होगा। ये आपको पूछा गया है कि अगर जो आवेशित कण है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए लंबवत प्रवेश नहीं करते, देखो 0 पर एंटर होगा अगर, तो आप याद करो इस सूत्र से लॉरेंज बल लगेगा ही नहीं। 90 पर प्रवेश करेगा तो अधिकतम लगेगा, तो वृत्ताकार होगा। 180 पर करेगा तो भी 0 हो जाएगा, sin 180 बल 0। तो इस पर तो उसका फोर्स ही नहीं लगना है ना, 0 और 180 पर तो फोर्स ही नहीं लगेगा, लॉरेंज बल 0 होगा। लेकिन 90 पर लॉरेंज बल अधिकतम होगा, तो उस समय का कंडीशन मैंने पूरी पढ़ ली है। लेकिन अगर वो इनके बीच किसी एंगल पर एंटर होता है मान लीजिए, तब उसका पथ कैसा, कुंडलीकृत। कुंडलीकृत का मतलब क्या होता है, कुंडलीकृत या कुंडलीकृत। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र है बी, ऐसा है चुंबकीय क्षेत्र। अब ऐसे मान लीजिए कोई कण है 90 पर एंटर नहीं हो रहा है, किसी अन्य कोण पर एंटर हो रहा है, तो वो ऐसे गति करेगा, ऐसे। ध्यान दे रहे आप, ध्यान दे पा रहा ना, वो ऐसे गति करेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये इस टाइप से। तो इसको कौन सी गति करेंगे, एक कुंडली बना ना सांप जैसी, तो इसको बोलते हैं, इसका पथ जो है वह कुंडलीकृत होगा, इस टाइप का होगा। और एक राउंड में जैसे यहां से चला और ये यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर, तो एक ये जो साइकिल बन रहा है ना यहाँ पर, इनके बीच की दूरी को बोलते हैं पिच, पिच या चूड़ी अंतराल। पिच ऐसी क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल। एक घूर्णन में तय की गई दूरी को उसकी पिच, पिच या उसका चूड़ी अंतराल कहते हैं, पिच या चूड़ी अंतराल। और इस पिच का फार्मूला होता है P = v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी, ये इस पिच का फार्मूला होता है। मतलब पिच जो है वह हॉरिजॉन्टल, उसका बेग का दो घटक हो जाएंगे, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक उसको आगे की ओर बढ़ाएगा, तो v cos थीटा में आपातकाल को गुणा करेंगे तो पिच निकल आती है। तो उसकी जो पिच होती है कुंडलीकृत मार्ग की जो पिच, वो इतनी होती है P = v cos थीटा इंटू टी। अब वहां पर टी का मान तो 2πm/q अपन ने निकाला था, v cos थीटा इंटू 2πm/qb, ये हमने आवर्तकाल का सूत्र भी तो निकाला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दूं तो हमारे पास इसका नया सूत्र मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा जल्दी बताइए, 2π cos थीटा अपॉन q इंटू बी। ये पिच का फार्मूला है बच्चों, पिच। पिच अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अगर कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी न्यून कोण पर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होगा, तो अपन बोलेंगे कुंडलीकृत होगा। ये ध्यान रखना। और इस कुंडलीकृत पथ की पिच पूछे आपसे, पिच कितनी होती है, तो होती है 2π cos थीटा अपॉन q इंटू बी। कैसे निकालेंगे, बेग का क्षैतिज घटक गुणे टी, आवर्तकाल का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों ने एक समान आवेशित कण में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति का यहाँ पर अध्ययन कर लिया। लीजिए बच्चों, अब हम पढ़ रहे हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। मतलब कोई धारावाही चालक है, कोई तार है, कोई छड़ है, उसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने एक चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, तब भी इस पर एक बल काम करता है बच्चों। उस पर जो बल काम करता है उस बल को भी लॉरेंज बल की कैटेगरी में ही लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, इस टाइप से कोई चुंबकीय क्षेत्र है, पॉइंट बना दिया, मतलब एक हाथ के तल के लंबवत बाहर की ओर। अब इसमें मान लीजिए एक आगे से एक तो चालक तार रखा है इस टाइप से, इसमें करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, इसकी लंबाई मान लीजिए एल है, एल लंबाई का कोई चालक तार रखा है और इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और एक चुंबकीय क्षेत्र के साथ किसी कोण पर, अभी अंदर क्यों जा रहा है तो कोई थीटा कोण पर कोई कोण बना रहे होंगे, या मैं चुंबकीय क्षेत्र को ऐसा ना लेकर के काम करता हूँ और साइड में ले लेता हूँ। मान लीजिए ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है बी, इसमें कोई आवेशित कण रखा है, तार रखा है, कोई आवेशित तार रखा है, आवेशित नहीं धारावाही तार, और इसके साथ मान लीजिए कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो मान लीजिए कोई एक धारावाही तार है, धारावाही चालक है। अब ये इसका मैंने एक पार्ट बना दिया, एक्चुअली में ये कहीं ना कहीं से ऐसे कनेक्ट होगा क्योंकि करंट कैसे मिलेगा उसको, तो हमने एक छोटा सा पार्ट बना दिया चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर कोई धारावाही चालक, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मान लीजिए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
तब उस पर एक बल काम करता है। इस बल को भी अपन लॉरेंज बल ही बोलते हैं। इस बल की जो वैल्यू होती है, इस बल की जो वैल्यू होती है वो इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें कितना ज्यादा करंट जाएगा, ये जो फोर्स है उतना ज्यादा तीव्र होगा। और ये बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के भी समानुपाती होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही काम करेगा। तीसरा, ये जो बल होता है, ये जो बल होता है ये चालक तार की लंबाई कितना लंबा है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार की लंबाई के एल के। और चौथा, ये जो बल है ये इसके धारा अवयव यानी कि जो धारा इसमें प्रवाहित हो रही है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाले कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जब कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो उस पर एक बल काम करता है, वो भी लॉरेंज बल की कैटेगरी में आता है। और इस बल की जो वैल्यू है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है और थीटा के अनुक्रमानुपाती होती है, जहाँ पर थीटा चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। अब यहाँ से हम इसको संयुक्त रूप में लिखें, अगर संयुक्त रूप में तो संयुक्त रूप में क्या होगा, आ जाएगा एफ अनुक्रमानुपाती आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। यहाँ तक हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा था, पिछली थ्योरी में आपको मैंने इस सूत्र लॉरेंज बल से निकाल दिया था। तो आई एल बी साइन थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, तो हम एल बी आई एल बी के मान इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं कि के का मान 1 हो जाए। यहाँ पर के का मान हम 1 ले लेते हैं, तो एफ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा। ये काय का सूत्र है, बताओ मुझे, ये काय का सूत्र है? ये है किसी धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल का सूत्र है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर कार्य करने वाले बल का सूत्र है आई एल बी साइन थीटा। इसको अगर मैं सदिश रूप में लिख दूं, वेक्टर फॉर्म में लिख दूं, वेक्टर फॉर्म सदिश रूप, तो सदिश रूप में हो जाता है एफ वेक्टर इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, ये होता है, क्योंकि एल बी साइन थीटा से एल क्रॉस बी बन जाएगा। तो ये हमारे पास है, ये इसकी दिशा भी, हाँ बिल्कुल सही, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही दी जाएगी। इसकी दिशा भी काय का नियम दी जाएगी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और वहां पर जो आवेशित कण की गति की दिशा जो है वो हम धारा की दिशा को मान लेंगे। इस प्रकार से ये हमारा लॉरेंज बल का एक और फार्मूला है जो धारावाही चालक पर कार्य करने वाला है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो एफ मैक्सिमम, एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ये होगी आई एल बी बस, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की भी होगी, थीटा की वैल्यू 90 लेंगे। मैंने देखो स्पेशल केस है, केस नंबर 1 लेते हैं। यदि थीटा की वैल्यू मैं 90 ले लूँ, थीटा की वैल्यू 90 ले लूँ, देन एफ इक्वल टू आ जाएगा आई एल बी, बस इतना आ जाएगा। क्यों, इतना क्यों आ जाएगा, ये हमारा मैक्सिमम फोर्स है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर 90 लिखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू 1, तो आई इंटू एल इंटू बी, तो आई एल बी, बस ये हमारे लिए एफ की वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम। और मिनिमम वैल्यू केस 2, अगर थीटा की वैल्यू मैं 0 ले लूँ, थीटा की वैल्यू 0, देन एफ इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर काम आएगा अभी। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में उसके समांतर या प्रति समांतर रखा है, 0 हो चाहे 180 हो, दोनों पर 0 हो जाएगा। साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 0 एंगल ले लें, चाहे हम क्या ले लें 180 ले लें, दोनों में से कोई भी ले लें, तब एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कोई धारावाही चालक तार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसके समांतर या प्रति समांतर रखा है, पैरेलल या एंटी पैरेलल रखा है, तब उस पर कार्य करने वाला जो फोर्स होता है वो 0 होता है इन दिस केस, और 90 पर ही मैक्सिमम होता है, और बाकी के बीच में वो बीच में काम करेगा, है ना, अलग अलग वैल्यू होंगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब मैं इसकी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, इसकी एक महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना आप, इसका काम क्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने एक कुंडली ले ली, ध्यान देना बच्चे, एक कुंडली इस टाइप से ए बी सी डी, एक कुंडली है, समझ लो आप, और इस टाइप से चुंबकीय क्षेत्र में रखिए, यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र फैला है, इस तरफ से इस तरफ फैला है। तो आप देखेंगे अगर इसमें करंट फ्लो होगा, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ध्यान देना बच्चे, करंट फ्लो हो रहा है,
तो क्या हुआ देखो, इसके 4 भाग ले लो, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, 4 चालक हो गए। तो इस चालक पर फोर्स काम करेगा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और एक करंट ऐसा जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 का। इस पर इतना बल काम करेगा, इतना। फिर ये बीसी में से जब करंट जाएगा तो बीसी पर कोई बल काम नहीं करेगा क्योंकि पैरेलल है, देखो समांतर है। तो समांतर वाली कंडीशन, जीरो वाली कंडीशन पे फोर्स जीरो, तो इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। फिर ये नीचे आएगा इस तरफ से, तो यहाँ पर फोर्स काम करेगा क्योंकि 90 पर आ रहा है, देखो नीचे आ रहा है मतलब 90 पर है, तो इतना ही बल काम करेगा, लेकिन एंटी डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लगाएंगे, इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ करेंगे तो अपन देखेंगे कि इस पर मान लीजिए फोर्स बाहर है तो इस पर अंदर होगा, तो दोनों पर एंटी फोर्स काम करेगा। फिर ये इस तरफ आ जाएगा इसमें, तो इसमें जब एक फ्लो होगा तो फिर वही फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि ये एंटी पैरेलल हो जाएगा, 180 वाली कंडीशन। तो इसलिए ये बहुत काम की चीज है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक आयताकार लूप, इसको हम आयताकार लूप या रेक्टेंगुलर लूप कहेंगे, आयताकार लूप को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो क्या होगा भाई साहब, घूमने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो जो ये वाले जो भाग हैं जो एक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इन पर मैक्सिमम फोर्स और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, तो वो एक टॉर्क बनाएंगे, टॉर्क, और इन पर फोर्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये वाली कंडीशन लगेगी, तो ये घूमने लगेगा भाई साहब, घूमने लगेगा। और जैसे ये घूमेगा तो मोटर बन जाएगी, इलेक्ट्रिक मोटर बन जाएगी, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बन जाएगा यहाँ से, समझ रहे हो बात? तो जब वहां पर पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको। तो आपको इतना याद रखना है कि एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर मैक्सिमम बल लगता है I इंटू एल इंटू बी, इतना मैक्सिमम फोर्स उस पर काम करता है। ठीक है, अब बच्चों हम एक महत्वपूर्ण चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या है? समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट ही डाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए आता है। ठीक है, तो के बीच करेंगे बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए, देखो मैं एक कंडीशन बताता हूँ। ये मान लीजिए जो तार है, अब इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है तो वो मैं सिस्टम नहीं बना रहा हूँ, कहीं से कनेक्ट है वो। अब ये मान लीजिए इसका नाम हुआ ए बी और ये है सी डी, ये दो तार है। ठीक है, अब इस तार में मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, ये दोनों में, या तो करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या ऐसी कंडीशन हो कि एक दो तार हैं, इसमें करंट ऊपर जा रहा है और इसमें करंट कहाँ आ रहा है, नीचे। मैं इसको नाम दे देता हूँ I1, इसको नाम दे देता हूँ I2, I1 I2। तो या तो ये कंडीशन होगी, मैं इसको नाम दे देता हूँ चालक तारों को ए बी और ये क्या हो गया सी डी। ध्यान देना बच्चों, है ना। तो ये मैंने दो समांतर तार ले लिए, दो धारावाही समांतर तार है इस टाइप से। एक तार है ए बी, इसमें मान लीजिए I1 करंट एरो के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसके समीप एक और है सी डी, इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों के बीच कोई फोर्स काम करेगा क्या, वो हमें यहाँ पर क्लियर करना है। दूसरा ये, या ये वाली कंडीशन होगी कि यहाँ पर मान लीजिए तार है ए बी और सी डी, ए बी में करंट ऊपर जा रहा है, सी डी में करंट नीचे आ रहा है। अब क्या ये कंडीशन हमने कहीं देखी है? हाँ, हमारे शहर में, हमारे दरवाजे में देखो, एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में जो तार खींचे हैं वो इसी कंडीशन में तो है, पैरेलल तार खींचे हैं, समांतर तार खींचे हैं एक खंबे से दूसरे खंबे के बीच में। ये जो पैरेलल या समांतर तार जो खींचे हुए हैं, क्या इनके बीच में कोई बल काम करता होगा? आज हम उसी को क्लैरिफाई करने वाले हैं। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। तो इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक तार है और इसमें हमने जैसे I1 करंट भेजा, ध्यान देना बच्चों इस बात पर, तो इसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्यों? ऑस्टेट की थ्योरी, ऑस्टेट ने बताया कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। तो पास में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दाएं हाथ के नियम अनुसार ऐसे दी जाएगी। अभी ऐसा चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो गया। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा वायर रखा है, देखो अब इस दूसरे वायर को रखा और उसमें आपने करंट भेजा, तो फिर अभी अपन ने लॉरेंज बल वाली थ्योरी पढ़ी है। क्या पढ़ी है? कि अगर किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उसको बल लगने लगता है। तो एक बात तो क्लियर है कि जैसे ही आप दो तार
पैरेलल रखोगे और दोनों में करंट भेजोगे, तो पहले के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा वाला चालक रखा होगा और इसमें करंट जा रहा है तो इस पर बल लगेगा। फिर एक कंडीशन दूसरे के साथ मान ली, अब मान लीजिए दूसरे में करंट जा रहा है तो फिर यहाँ दूसरे वाले के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में पहला वाला तार रखा है ना, तो इस पर बल लगेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एबी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में सीडी रखा है अतः उस पर बल लगेगा, और सीडी के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एबी रखा है अतः उस पर बल लगेगा। और ये बल कब लगेंगे? जब करंट भेजेंगे। करंट भेजेंगे तो कोई फोर्स काम नहीं करेगा। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर दो समांतर तारों में हम करंट भेजते हैं तो उनके बीच में बल लगने लगेगा, लॉरेंज बल वही कहलाएगा, काम करने लगेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लगाऊं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को लगाऊं, तो जब हम दाएं हाथ का नियम लगाते हैं तो पहले के कारण जो बल है वो दूसरे की ओर लगता है, और दूसरे के कारण जो बल लगता है वो पहले की ओर लगता है। अर्थात पहले चालक के कारण दूसरे की ओर, दूसरे पर बल और दूसरे कारण पहले पर। कैसे? आप देखते हैं ऐसे, जैसे दाएं हाथ का नियम लगाए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ है, अपन ने क्या पढ़ा था फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम समय, यदि हम दाएं हाथ की अंगुलियों, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि मान लीजिए मध्यमा धारा की दिशा में है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा व्यक्त करता है। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था फिर से सुनिए। अगर हम दाएं हाथ की अंगुलियों, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वे परस्पर लंबवत रहें। अब यदि मान लो मध्यमा धारा की दिशा में संकेत करे और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संकेत करे, तो अंगूठा लगने वाले बल की दिशा में संकेत करेगा। अब ये देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र में ये मान लो इसमें करंट जा रहा है और इसके करंट से चुंबकीय क्षेत्र में ये सीडी रखा है, तो मैंने सीडी पर ये लगाया, तो देखो ये मैंने धारा की दिशा में कर लिया, ऐसे देखो धारा की दिशा में कर लिया, ठीक है ना, धारा। और ये कहाँ पर आ गया? ये हमारा आ गया कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो यहाँ पर एंटर की ओर पे बल की दिशा बताएगा। इसी प्रकार इसमें मैंने लगा दिया, मान लो ये देखिए, तो ये जो है दोनों, अब इसमें जब हम पहले तो पहले वाले का चुंबकीय क्षेत्र है, इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा फैलेगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी हमें लेना पड़ेगा, तो वो भी तो यहाँ पर फैलेगा। तो पहले के कारण चुंबकीय क्षेत्र है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा, और दूसरे के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में पहला वाला रखा हुआ है। इस प्रकार दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे, उस फोर्स के कारण क्या होगा? ये अट्रैक्ट होते हैं जब धारा एक दिशा में जाती है। क्यों? कारण क्या होता है कि जब इसके कारण जो उसमें जो धारा जाती है उसके कारण फोर्स इस तरफ लगता है, तो इसके कारण फोर्स इस तरफ लगता है। मतलब ए बी के कारण सी डी पर इस साइड फोर्स लगेगा, उस सी डी के कारण ए बी पर उस साइड फोर्स लगेगा। बात समझ आ रही ना? तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब एक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चालक रखा होता है और उसमें भी करंट जाती है, तो दोनों में अगर करंट एक ही दिशा में जा रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, क्योंकि बल एक दूसरे की ओर लगते हैं, और जब उसमें करंट विपरीत दिशा में जाता है तो एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। तो इस समय क्या होगा? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस समय क्या होगा? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। अब ये कंडीशन आपसे पूछी जाती है परीक्षा में। क्या पूछी जाती है कि क्या होगा यदि हम दो समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित करें? तो हम बोलेंगे कि अगर दो समांतर तारों में एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रहेगा आपको। और यदि आपसे पूछा जाए कि क्या होगा अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित की जाए, विपरीत दिशा में, तो फिर वो एक दूसरे को प्रतिघर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिघर्षित करेंगे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि कब तो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और कब एक दूसरे को प्रतिघर्षित करते हैं। ये दोनों बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम देखे परिणाम के तौर पर याद कर लें कि अगर दो समांतर तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आता है कितना बल काम करता है, तो ध्यान देना। मान लीजिए ए बी चालक में I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए डी है, इन दोनों के बीच की दूरी डी है। अब तार ए बी में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, तो ए बी में प्रवाहित I1 धारा के कारण
I1 धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो कितना होगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ V1। तो ये होगा म्यू नॉट I अपॉन 2πd। आप याद करो, आप याद करो, इसके पहले आपको मैंने पढ़ाया था कि चुंबकीय क्षेत्र किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण आसपास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है म्यू नॉट I अपॉन 2πa। वहां पर दूरी a ली थी, यहाँ पर दूरी d है तो मैंने ले लिया म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd, क्योंकि करंट I1 है। अब इसकी जो दिशा है वो अपन दाएं हाथ के नियम अनुसार देंगे इसे। तो ये अंगूठा धारा की दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर अंदर की ओर आएगा, यहाँ से अंदर की होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। क्लियर है ना, ऐसे अंदर की ओर जहां पर रखा है, ठीक है। यहाँ से नीचे दिशा कहाँ पर है, अंदर की ओर। ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। अब एक चुंबकीय क्षेत्र B1 में ये धार CD रखा है, तो B1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 में स्थित धारावाही चालक CD पर कार्य करने वाला बल कितना होगा, जल्दी बताओ। कार्य करने वाला लॉरेंज बल या सिर्फ बल ले लो, तो वो हो जाएगा F इक्वल टू I2L इंटू B1। कितना ILB होगा, अधिकतम बल कितना होता है ILB, लेकिन I की जगह पर यहाँ पर I2 लेंगे, क्योंकि दूसरे वाले तार में I2 करंट जा रहा है और लंबाई उसकी L मान लीजिए, और B1 चुंबकीय क्षेत्र जो पहले से उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर I2 इंटू L इंटू B1 की वैल्यू वाली लिखो म्यू नॉट I1 अपॉन 2πd। अब इन दोनों को मिला दो तो म्यू नॉट I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन 2πd। इतना काम करेगा बल, इतना बल काम करेगा। F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 इंटू L अपॉन 2πd। अच्छा, अब ये हुआ किस पर, CD पर। अब इतना ही कार्यक्रम उसके लिए करो, इतना ही कार्यक्रम उसके लिए करेंगे हम। किसके लिए करेंगे इतना ही कार्यक्रम। अब मान लीजिए CD में करंट भेजा तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, लेकिन ध्यान रखना AB के सापेक्ष CD, ऐसे देखो ये दाईं ओर है, लेकिन CD के सापेक्ष ये बाईं ओर है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर थी, यहाँ पर कहाँ हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। इसका ऐसे चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा फैलेगा कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। जब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की सब बाहर की हो जाएगी और जब हम इस पर बल को कैलकुलेट करेंगे तो आप दाएं हाथ के नियम को जब हम लगाएंगे तो इस टाइप से लगाएंगे, ऐसे देखो इस टाइप से लगाएंगे दाएं हाथ का नियम इस टाइप से। ये चुंबकीय क्षेत्र और ये जो है हमारे पास धारा की दिशा बन जाएगी। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर आ रहा है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस टाइप से बन जाएगी, ऐसी कंडीशन बनेगी। तो ध्यान रखना है आपके लिए, इस कंडीशन में आएगा ऐसे, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पर नियम लगाएं तो ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र कब अंदर के कब बाहर के। हालांकि ये नियम अभी आप प्रॉपर नहीं लगा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, डेरिवेशन पर ध्यान देंगे। तो इतना ही कर, ठीक इतना ही कर। जैसे ये चालक CD पर लगा है, CD पर, तो अगर मैं आप कहूँ AB पर कितना लगेगा तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार शब्द लिख देना बस, इसी प्रकार FAB की वैल्यू होगी, अर्थात AB पर कार्य करने वाला बल होगा ठीक इतना ही म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2πd। क्यों होगा, क्योंकि दूरी D थी, D है, इसकी लंबाई भी L मान लो तो L ही, I1 I2 दोनों के करंट हैं, इतना ही बल काम करेगा, इतना ही, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे इकाई लंबाई पर कितना काम करेगा, इकाई लंबाई पर ये कितने पर काम कर रहा है, ये L लंबाई पर, इकाई लंबाई पर काम करने वाला बल हो जाएगा F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। इतना बल काम करता है, जहां पर D दोनों के बीच की दूरी है। ये इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर, इसका मात्रक होगा न्यूटन। तो ध्यान रखना, दो समांतर धारावाही चालक तारों की प्रति इकाई लंबाई पर कार्य करने वाले बल का सूत्र होता है F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, जहां पर D उनके बीच की दूरी है। फिर से सुन लीजिए, दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd।
ये सूत्र जो है उसमें काम करता है। तो ये आपको ये ध्यान रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यह है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का व्यंजक। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए जो खंबे के बीच में जो तार डले होते हैं और जब उनमें करंट आता है तो क्या वो एक दूसरे पर कोई बल लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। उनकी प्रति मीटर लंबाई पर इतना बल काम करता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2/d। अब जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। और चूंकि उनमें करंट एक ही दिशा में तो बहता है, करंट तो बिजली आपस से हमारे घरों की ओर आता है, तो करंट की दिशा भी एक ही होगी, इसलिए वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच हम समांतर धारावाही चालकों पर हम जब वो क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं उनमें, तब उसमें प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा अगर एक समान है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और अगर प्रवाहित धारा एक दूसरे की विपरीत है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा समांतर धारावाहिक चालकों के बीच कार्य करने वाला बल। इसके बाद हम इसके लास्ट चैप्टर की ओर चलेंगे बाद में, लूप पर, धारावाही लूप पर कार्य करने वाला बल। ठीक है, सभी को नमस्कार।